जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के साइंस से सब महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। बायोलॉजी से संबंधित जो लाइफ प्रोसेस यानी जैव अणु के जितने भी प्रश्न रहे उसको समझाया। आ जाइए देखते हैं कि अलैंगिक मतलब जो जनन की विधियां होती है, जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, इससे संबंधित कि जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इसको देखते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात होती है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में तो जरूरत है ही, सभी समझना जरूरी है, लेकिन अलैंगिक जनन भी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। सबसे ज्यादा अलैंगिक जनन, तो ये जनन की विधियां दो होती हैं, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन, है ना। तो अलैंगिक जनन में देखो, ये तो पहले समझा दिया हूं ये सारी चीजें। अगर ज्यादा डिबेट में देखना तो हमारे पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न पे डिबेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन है, कौन सा अलैंगिक जनन है। तो जो जितने भी स्तनधारी होते हैं ये सब लैंगिक जनन में आते हैं। स्तनधारी ये सभी लैंगिक जनन के पार्ट होते हैं, है ना। अब स्तनधारी कैसे, देखिए मैंने बताया था ना कि पुरुष भी स्तनधारी होता है। ये तो 11 साल 12 साल के बाद फिर इन हार्मोन्स के कारण इनके स्तन में उभार न होते हुए महिलाओं के स्तन में उभार होता है। इसलिए हम स्तनधारी, चूंकि जब हम बच्चे जब पैदा हुए थे ना तो वही हमारा बता देता है कि हम स्तनधारी हैं, है ना। इतनी बात समझ गए। फिर इसमें तो ये जान लिया ना कि कौन से, अब इसी से हम पकड़ में कर लेंगे। तो जैसे प्रश्न आती है, जैसे कुछ प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा अलैंगिक विधियां हैं। तो अलैंगिक विधियां हमारी क्या होती है, देखिए ये पैरामीशियम होता है ना, अमीबा होता है, और पैरामीशियम, अमीबा और युगलीना, ये सभी होते हैं ना, है ना। तो पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम प्लस अमीबा प्लस यूग्लिना आदि, है ना, ये सभी होते हैं ना। समझ गए इस बात को। अब फिर इसके बाद अगर दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है जनन, ये कैसे होता है, जिसे ईस्ट हो गया ना, ईस्ट में अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलैंगिक जनन में, अच्छा ये तो पूछ लिया जाए, कई बार ये अगर पलट के पूछ लिया जाता है कि ईस्ट में जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किस विधि से होती है, तो मुकुलन विधि द्वारा होती है ना। ये किसी भी तरह इसी को इससे पूछ सकते हैं, इसको इससे पूछ सकते हैं, ये ध्यान देना जैसे एग्जामिनर बना ले। और कई बार कायिक जनन के भी बारे में बहुत बार आई है कि जैसे मान लीजिए कायिक जनन क्या होता है, जिसको डंठी काट के लगा दो वही कायिक जनन होती है। जैसे गुलाब का पेड़ हो गया ना, तो ये क्या होता है, उसको कलम करके लगा दो, देखो जग जाएगी, है ना। तो कई बार पूछ लिया गया है कि गुलाब के फूल को, गुलाब के फूल को कौन से जनन, या गुलाब के फूल, गुलाब के का पुष्प तैयार होने में कौन सा जनन होता है, ऐसा संबंधित जो आ जाए। तो ये बात ध्यान देना, जो जो पुष्प जो पुष्प कलम करके लगाया जाए, कलम करके लगाया जाए उसे उसे कायिक जनन कहते हैं ना, उसे कायिक जनन कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। और हमारे जैसे प्रश्न आ जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, या कौन सा एक लिंगी बीज है, या कौन सा एक लिंगी फल है, या कौन सा एक लिंगी द्विलिंगी, ऐसे संबंधित आ जाता है। तो एक लिस्ट में पूरा लिख दो एक लिंगी द्विलिंगी का, है ना। तो यहां पर लिख दें कि एक, रंग बदल दें, रंग तो आजकल सबका बदल रहा है तो इसका क्यों ना बदले। एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प या बीज, पुष्प बीज या फल, और दूसरा द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प बीज
तो यही चीज, अब ये बात कई बार बोल दिया जाता है, लेकिन तुम जानते रहो कि एक लिंगी द्विलिंगी होती क्या है। एक लिंगी जिसमें मतलब केवल नर या मादा में से कोई एक ही प्रजाति हो, है ना, और द्विलिंगी में जिसमें दोनों हो, है ना। तो ये बात जानते हो। तो एक लिंगी में कौन कौन आते हैं, तुम्हारे सामने पूरा लिस्ट लिख दिया, लगभग यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि निम्नलिखित में, और ये बात मान लेना लगभग 95% इन दोनों में से एक आई है ना, 95% कह रहा हूं इन दोनों में से एक आई है ना। तो देख लेना यही कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी या द्विलिंगी है। तो एक लिंगी के लिए पपीता, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, अलुई, नारियल। अच्छा, अरंडी और नारियल ये क्या होता है, ये मैंने तेल यूज नहीं किया, बताया जाता है कि इसको लगाने से सर पे जो बाल ओल झड़ती है, ये तेल ओल मतलब बनता है, पता नहीं, अब हम तो जानते नहीं, है ना। तो ये बोला जाता है, किताबों की बातें हैं। तो ये नारियल का तेल तो हम तो भैया बचपन से ही लगाए हैं, तो जानते हैं, है ना। द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी जो आते हैं जिसमें लिली, गुलाब, सूरजमुखी, ट्यूलिप, सरसों, बैगन, हिबिस्कस, टमाटर, लंबी फली, मिर्च, आम, देसी फली आदि, है ना। ये लंबी फली जैसे मतलब जो फल हमारे होते हैं जो अपने प्रदेश के बाहर होते हैं, है ना, ये सारी चीजें समझ गए ना, अपने प्रदेश के बाहर, या जिसे कई बार कहा जाता है ना कि चौसा का आम, नहीं चौसा तो अपने यूपी में ही है, मतलब जो होती है इसे फलें कुछ होती हैं, विदेशी फल जो भी होते हैं, है ना, विदेशी आम, विदेशी अमरूद जो भी है, समझ गए इस बात को। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगला प्रश्न भी और बताएं। चलिए देखिए, एक बात जान लो, ये प्रश्न ऐसे दे दिया जाएगा, मतलब ये तो नहीं देंगे, तो ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए बना दिया हूं। अगर तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, और इसे क्या कहते हैं, ये तंतु है, तंतु, मतलब ये सब लिख दिया कि अब देखिए इसमें जैसे पराग कोष और तंतु, ये पराग कोष क्या होता है, जो पुरुष का मेन जो शुक्राणु वाला जो स्थान होता है, वो स्थान यहीं पर होता है ना। जब कभी, अब इसके ये जनन की प्रक्रिया तो होती है ना, मैंने इसको समझा दिया था। तो ये जो जो कभी कभी पक्षी यहां से उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के यहाँ आ जाती है, तो ये इसे क्या कहते हैं, है ना, ये पर परागण होता है ना, पक्षी उड़ के जो जाती है पर परागण होता है, जो मतलब पर यानी परों द्वारा जो जाती है ना। कभी कभी हम ही आप इधर से उधर कर देते हैं, है ना, तो पर परागण होती है। और ये कभी कभी टूट के इस पे गिर जाती है, तो उसे कहते हैं स्वपरागण, है ना। तो यही बात जानते रहना कि स्वपरागण और पर परागण, और ये स्वपरागण और ये पराग कोष और तंतु, ये इन्हीं दोनों को मिलकर ये पुंकेसर बनता है ना। तो पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से पुंकेसर हैं, तो ऑप्शन ए होगा तंतु, ऑप्शन बी होगा परागकोश या परागकण, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी या उपरोक्त सभी। तो अब समझ जाना, या एक दो जो भी रहे जैसे भी रहे, ये जानते रहना। और इसी को ही हम कहते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। और इसको एक बात ही जान लो कि ये अंडाशय भी होता है, तो यहाँ तंत्र लिख दिया हूं, इसको तंत्र को मिटा दूं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अंडाशय हम यहां कर दे रहे हैं, ये अंडाशय, ये क्या होता है, ये स्त्री केसर होता है, ये होता है मादा जनन तंत्र। क्या होता है, मादा जनन तंत्र, है ना। इस बात को समझ गए, है ना। अच्छा, कई बार ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है ना। तो ये मतलब इंग्लिश में बायोलॉजी है, तो हमें ज्यादातर इसका वर्ड इंग्लिश में भी जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसको बात को जान लो, इसका सब। अब इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन तंत्र है। चार ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए पुरुष जनन तंत्र कौन कौन से है। तो ये पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर होता है, इसे पुरुष जनन तंत्र कहते हैं, या इसे के स्टेमेन भी, ऐसे स्टेमेन इस तरह भी लिख दिया जाता है। तो ध्यान देना, किसी भी तरह दे सकते हैं,
एग्जामिनर तुम्हारे पेशेंस की जानता है कि तुम कैसे तैयार किए हो, वही पूछना चाहता है ना। तो पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र है? हो सकता है 4 ऑप्शन, कोई कैलिक्स और पुष्पवृंति या दलपुंज, कुछ ऐसे दे दिया जाए तो, और एक ये दे दिया जाए। अच्छा, ये दे दिया नर जनन तंत्र में तो परागकोश तंतु, इनमें से कोई दे सकता है नर जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र का वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या अंडकोश में से कोई एक दे सकता है ना, कोई एक दे देगा। तो ध्यान देना कि नर जनन तंत्र कौन सा है? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी, है ना, ओवरी और अंडकोश, है ना, ये जो जिसे भ्रूण कहा जाता है ना। तो ये तो हो गई स्त्री केसर, मतलब स्त्री केसर में कोई भी आ सकती है ना, ध्यान देना इस बात को। तो स्त्री केसर में इसमें कोई आ जाए। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनन अंग है या जायांग है ना, या कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाए। अच्छा, जायांग किसे कहा जाता है? इसी स्त्री केसर को ही हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग भी कहते हैं। ये बात ध्यान देना, है ना, स्त्री केसर को हम जायांग भी कहते हैं। तो ये किसी भी तरह पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर या मादा जनन तंत्र है, तो मादा जनन तंत्र को याद रखना, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडकोश या अंडाशय, है ना। ध्यान देना, मादा जनन तंत्र 4 होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडकोश। फिर से, मादा जनन तंत्र यानी स्त्री केसर या जायांग कौन कौन से है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, अंडकोश। और पुरुष जनन तंत्र कौन से होते हैं? परागकोश तंतु या पुंकेसर, है ना, या स्टेमेन, इसको जिस तरह भी जैसे पूछ लिया जाए। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से पुष्प की रक्षा कौन करता है? तो वाय दलपुंज करता है ना, पुष्प की रक्षा करता है वाय दलपुंज। वाय दलपुंज ये रक्षा करने वाला कौन होता है? वाय दलपुंज। हमारी तुम्हारी रक्षा कौन करते हैं? हमारे तुम्हारे पिताजी ना, है ना, हमारे तुम्हारे पिताजी करते हैं। तो वो हमारे बाहरी ताकत हो गए ना, बाहरी दलपुंज हो गए, हमारे माता पिता बाहरी दलपुंज हो गए, है ना। तो और आंतरिक दलपुंज कौन होते हैं? जो पुष्प को सिकुड़ने से बचाते हैं, जिनके हट जाने से, तो ये बाहरी पापा हो गए, अंदर वाली दलपुंज ये मम्मी हो गई। अगर इनके हटने से हम तुम बिखर जाते हैं, है ना, ये बात ध्यान देना। तो अंदर की पुष्प की जो मुरझुराहट की रक्षा करते हैं, ये दलपुंज होते हैं। और बाहरी रक्षा करने वाले जो बाहरी वातावरण से बचाते हैं, ये वाय दलपुंज है ना। ये बात समझ गए? तो इसी में से प्रश्न उठने वाले प्रश्न होते हैं, है ना, इसको समझ गए इतनी बात। अच्छा, निम्नलिखित में से किसमें, कई बार आ जाता है, निम्नलिखित में से किसमें फल बनता है, या फल या पुष्प बनता है? तो कहां बनता है? तो अंडाशय में बनता है ना, ओवरी में बनता है ना, ओवरी में तो ही भ्रूण बनता है ना, समझ गए ना इस बात को। तो ये बात ध्यान देना, और इसमें कोई चीज बची नहीं है। इससे पूछा जाने वाला प्रश्न यही है भैया, है ना, और कहीं से आएगी नहीं। एक बार फिर रिमार्क कर लो कि नर जनन तंत्र कौन सा होता है? नर जनन तंत्र को हम पुंकेसर कहते हैं, इसमें परागकोश और तंतु आते हैं। और स्त्री केसर, मादा जनन तंत्र को हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, अंडकोश आते हैं, है ना। पुष्प की रक्षा करने वाले यानी पुष्प की रक्षा करने वाला वाय दलपुंज यानी कैलिक्स होता है, और आंतरिक रक्षा करने वाला दलपुंज होता है। इतनी बात समझ गए, है ना, यहां तक सब क्लियर है ना। अच्छा, पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं। पुंकेसर को क्या कहते हैं? पुमंग भी कहते हैं। ये बात ध्यान देते रहना। पुंकेसर को यानी नर जनन तंत्र को पुमंग, पुंकेसर या नर जनन तंत्र कहते हैं, है ना, ये ध्यान देना। वैसे कोई चीज इसमें छोड़ा नहीं है, यही से पूछा जाने वाला प्रश्न। 3 प्रश्न तुमसे इसी में से मिलेगी। फिर से एक बार रट्टा मान लो भैया, एक बार दिमाग में भर लो, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र है? नर जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग, या इसे कहते हैं परागकोश या तंतु। परागकोश या तंतु को मिलाकर पुंकेसर कहते हैं, और इसी पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, है ना। और मादा जनन तंत्र में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडकोश, है ना। इतनी बात क्लियर है ना। अब फूल कहां बनता है? ये अंडाशय यानी ओवरी में, है ना। इतनी बात समझ गए? तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं तुम्हारा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला बताएं हम।